आज के लेक्चर के हमारे कंटेंट्स हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम बारी बारी सारे लॉज को डिस्कस करेंगे, जिनमें गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम फ्राडेज लॉ देखेंगे, फिर हम एम्पेयर मैक्सवेल लॉ को देखेंगे। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आपको इक्वेशंस शो की गई हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस हमारे पास मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन से पहले थी, ठीक है। अभी मैक्सवेल ने अपना काम सर अंजाम नहीं दिया था, उसने ये जो आखिरी इक्वेशन है एम्पेयर्स लॉ, इसको मॉडिफाई किया था, इसको जनरलाइज्ड किया था, ठीक है। बाकी सारे लॉज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हें एक कम्पैक्ट फॉर्म दी, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया, मैक्सवेल इक्वेशंस का। ये गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें क्या बताता है, इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बारी बारी इन सारे लॉज को हम डिस्कस करेंगे। फिर गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हमें क्या बताता है, इंटेग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन हमें क्या बताता है, इंटेग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी ऑफ फाई ऑफ बी। और एम्पेयर्स लॉ इंटेग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम बारी बारी इन सारे लॉज को भी डिस्कस करेंगे और मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन को भी देखेंगे। चलें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि गॉसेस लॉ, ठीक है। गॉसेस लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/ε टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से हम मान सकते हैं, जब हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज पे शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं तो मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल चार्ज ले लो, मान लें ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, ठीक है, इस तरह फील्ड लाइंस इसकी गुजर रही होंगी। अगर आप इसी तरह कोई नेगेटिव चार्ज ले लो तो उसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी, ठीक है। तो गॉसेस लॉ हमें यही बताता है कि अगर आप मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हो, सही है, किसी क्लोज सरफेस से, तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास इक्वल आएगा 1/ε टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ है, और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में ये कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है इंटेग्रल बी डॉट डी ए, के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, वो उसका जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है वो हमें ज़ीरो मिलता है। इसका मतलब ये कि जो मैग्नेटिक चार्जेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स, या देयर इज़ नो मैग्नेटिक मोनोपोल, ठीक है। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आप देखोगे कि वो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है, क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। तो क्लोज लूप जब आप देखते हैं फील्ड लाइंस के लिए, तो उनका जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो मिलेगा। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अभी जो नेक्स्ट इक्वेशन थी वो थी फ्राडेज लॉ की। अब फ्राडेज लॉ हमें क्या बताता है, फ्राडेज लॉ बताता है इफ़ यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड यू इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो ये फ्राडेज लॉ है हमारे पास, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास। अब इसमें क्या कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हो, ये बात होगी। इफ़ यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड यू इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ है, एम्पेयर्स लॉ हमें बताता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है
अगर उसमें से करंट गुजर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लूप अराउंड इट। ठीक है, तो अब ये तो बात होगी हमारे पास। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल था मैक्सवेल के ज़हन में। ठीक है, उसने इस सवाल का जवाब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें दिया और अपनी जो एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करके उसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म दी हमें। अब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है, इसने 1865 में एक पेपर पब्लिश किया। ठीक है, उस पेपर का नाम क्या था? अ डायनेमिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इसने पब्लिश किया था। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक पेपर एवर रिटन। ठीक है, इस पेपर ने इनकलाब पैदा कर दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। ठीक है, अब ये पेपर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ फॉर्म, तो इसे आप रीड कर लीजिएगा। इसके मतलब बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। यानी कि 1865 में जो इसने ये पेपर लिखा था, इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी। उसने क्या किया, ये सारी इक्वेशंस मतलब पहले से मौजूद थी, लेकिन ये जो आखिर वाली इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ, इसको उसने मॉडिफाई करके दिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इक्वेशन है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, थर्ड हमारे पास है फ्राडेज लॉ और फोर्थ हमारे पास है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इसको आप कह सकते हो मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, क्योंकि मैक्सवेल ने इसे मॉडिफाई करके एक जनरलाइज्ड फॉर्म दी थी। ये जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई मैक्सवेल ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। एंड द फ्लक्स ऑफ दैट फील्ड पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज कंटेन विद इन दैट सरफेस। ठीक है, तो अगर आप वही बात होगी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में वो किसके इक्वल होगा? वो 1/ε टाइम टोटल चार्ज इनक्रोज बाय दैट सरफेस के इक्वल होगा। यहाँ पे ई तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर दिया हुआ है और एन यूनिट वेक्टर डी ये आपके पास एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, इसे वेक्टर एरिया कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी? ये थी इंटेग्रल फॉर्म। अब डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास आ गई, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बता रहा है जी? द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड कन्वर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में इसे अच्छे से देखा होगा कि किस तरह पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही होती है। और ये जो डेल डॉट है ये हमें डाइवर्जेंस का ही बता रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और रो आपके पास चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। चलें, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या बता रही है। सबसे पहले आपको इंटेग्रल का साइन दिखाया गया है, सही है। ठीक है, और इंटेग्रल के साइन के ऊपर ये सर्कल लगा हुआ है। ये हमें ये बताता है कि ये एक क्लोज सरफेस के लिए है। और ये जो नीचे एस लिखा हुआ है ये हमें बताता है ये डबल इंटेग्रल है, यानी कि सरफेस इंटेग्रल है। ठीक है, और ई जो है ये बता रहा है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका यूनिट न्यूटन पर कॉलम है। और इसके ऊपर ये जो वेक्टर सिंबल है ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डॉट हमें बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान ये दो एन यूनिट वेक्टर है और इन दोनों के दरमियान हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट टेल्स यू टू फाइंड द पार्ट ऑफ ई पैरेलल टू एन, क्योंकि हम वही हिस्सा लेंगे जो पैरेलल होगा। क्योंकि कोस 0 आपके पास क्या होता है? 1 होता है और कोस 90 0 होता है, इसलिए हम पैरेलल पार्ट को कंसीडर करेंगे वेक्टर एरिया के। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एन यूनिट वेक्टर से दिखाया गया है
और डी ए आपके पास स्केलर एरिया है। ठीक है, अब जब स्केलर एरिया को मल्टीप्लाई करते हो एन यूनिट वेक्टर से तो आपके पास ये जो टर्म मिलती है इसे कहते हैं वेक्टर एरिया। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगी, परपेंडिकुलर द सरफेस होगी। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है, जिसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ जो चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, वो हमें बताया गया क्यू इन ई एन सी से। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कॉलम्स क्यू से शो किया गया है। सही है, और ये हमें ये बता रहा है कि ओनली इनक्लोज चार्जेस कंट्रीब्यूटेड, किसी सरफेस में जो चार्ज क्लोज सरफेस में मौजूद हैं वो ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशियल फॉर्म देख लें। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म का ये जो फर्स्ट है ये डेल ऑपरेटर होता है, इसे नेबला भी कहते हैं। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है, और जब इसकी डॉट प्रोडक्ट हम किसी और वेक्टर के साथ लेते हैं तो ये हमें डाइवर्जेंस देता है। ठीक है, ये वही बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। रो आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी इन कूलम्स पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी है तो क्यूबिक मीटर में इसका यूनिट आएगा। और एप्सिलॉन नॉट अब आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं जो है डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें क्या बताती है? ठीक है, इस सिंपल सी इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर दैट कैन एग्जिस्ट इज अ मैग्नेटिक डायपोल। कि आप जब भी मैग्नेट को देखते हो तो आप मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हो, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इंटेग्रल बी डॉट डी ए आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। इसे कहते हैं गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ये दो फिगर्स आपको दिखाई गई हैं। सही है, द लॉ असर्ट्स दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज गॉसियन सरफेस इज ज़ीरो। ठीक है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो दो फिगर्स हैं ये आपका इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। अब ये एक इक्वेशन में हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसको अगर हमने तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलहदा हो जाएगा, साउथ पोल अलहदा हो जाएगा। आप इसके चाहे कितने भी टुकड़े कर लें आपको नॉर्थ और साउथ पोल दोनों मिलेंगे। ठीक है, इफ़ यू ब्रेक अ मैग्नेट ईच फ्रैगमेंट बिकम अ सेपरेट मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। द फील्ड लाइंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी of a short bar magnet, the red curves represent cross section of the closed three-dimensional Gaussian surface। अब इस कोई भी आप Gaussian surface ले लो, अब यहाँ पे देखो ये एक लूप बना रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही हैं, लूप बना रही हैं। ठीक है, जब लूप बना रही हैं तो इनका जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही एग्जिट हो रही हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही हैं, लूप बना रही हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आप देखते थे उनको तो वो क्या होती थी, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती थी और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। ठीक है, उनका सोर्स और सिंक मौजूद था, लेकिन इनका ना सोर्स है ना सिंक है। ठीक है, ये इसीलिए ये लूप बना रहे हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे। अब जो गाजिस लॉ हमारे पास इंटेग्रल फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सेम वही बात है कि इंटेग्रल है, सबसे पहले इंटेग्रल क्लोज सरफेस के अराउंड है, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास एक सर्कल लगाया हुआ है इंटीग्रेशन पे, और एस शो कर रहा है कि ये डबल इंटेग्रल है, सरफेस इंटेग्रल है। और मैग्नेटिक इंडक्शन है आपके पास बी डॉट प्रोडक्ट, ये बता रहा है कि इसको हमने पैरेलल टू एन यूनिट वेक्टर जब लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, डी ए आपके पास स्केलर एरिया जब एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वेक्टर एरिया बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये फ्राडेज लॉ। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म क्या है जी, अब यहाँ पे लाइन इंटेग्रल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सी शो कर रहा है क्लोज, यहाँ पे इंटेग्रल के नीचे यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है
ये शो कर रहा होता है लाइन इंटेग्रल को। यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं आप, क्लोज लूप के लिए यहाँ पे सी लगा हुआ है। ई डॉट डी एल यानी लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इस तरह भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन फॉर्म में आपने लास्ट स्लाइड में देखा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आ surface induces a voltage in any boundary path of that surface and changing the magnetic flux induces a circulating electric field। ठीक हो गया। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पे देख लें कि कर्ल डेल क्रॉस ई, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ नेगेटिव टाइम रेट ऑफ बी। ठीक है, आ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सही है, कर्ल आपको क्या देता है, कर्ल आपको सर्कुलेशन देता है, सही है, रोटेशन देता है। द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन दैट चेंजेस विद टाइम। अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन को चेंज कर रहे हो, बी को चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ई मिलेगा। अब लेंस लॉ में क्या बताता है, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज फॉलो इन डायरेक्शन सो दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। सही है, कि जो करंट इंड्यूस होगा, सही है, वो हमेशा अपोज करेगा अपनी कॉज को। अब फ्राडेस लॉ के लिए यहाँ पे आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इंटेग्रल जो आपके पास सी शो कर रहा है, ये आपके पास लाइन इंटेग्रल है। ठीक है, तो इसमें आपने क्लोज पाथ लिया है, इसलिए यहाँ पे ये सर्कल लगा हुआ है। ये आपके पास वेक्टर है, ई डॉट आपका डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है। डी एल आपके पास क्या है जी, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, और नेगेटिव डी ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज विद टाइम बता रहा है। ऐसा आपको सरफेस इंटेग्रल का बता रहा है। बी डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज बाउंडेड सरफेस। अब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देख लें। द del is the operator when we take the cross product of del operator with any other vector, it gives us curl. Okay, the cross product or turns the del operator into curl. Okay, the reminder that is electric field. Okay, the negative rate of change of magnetic field, these are things are already studied. अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ना, जो मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है, वो थी एम्पियर्स लॉ में। एम्पियर्स लॉ हमें क्या बताता है जी, हमारे पास बी डॉट डी एल हो, वो किसके इक्वल आ जाता है, म्यू नॉट आई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया था आपके पास मैक्सवेल ने। अब एम्पियर्स लॉ हमें बता रहा है कि जो लाइन इंटेग्रल है आपके पास, ठीक है, ये भी लाइन इंटेग्रल है ना, डी एल साल लगा हुआ, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर विच इनक्लोज बाय द लूप, इसे कहते हैं एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अब ये जो एम्पियर्स लॉ है, इसमें आपके पास ये डील कर रहा था स्टेडी करंट को, जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो। सही है, when we derive Ampere's law we assume that current is constant। ठीक है, तो ये जो मैक्सवेल ने कंट्रीब्यूशन की, उसने कहा अगर हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को लें, ठीक है, और उसमें अगर हम चेक करें हमारे पास जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ इस एरिया में तो करंट स्टेडी है, ठीक है, लेकिन करंट को आपको पता है, करंट जब हम करंट जो है मूविंग चार्जेस की वजह से करंट क्रिएट होता है। ठीक है, पहले यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, वी कैन क्रिएट करंट विद मूविंग चार्जेस। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ने एक और यहाँ पे हमें बताया कि मूविंग चार्जेस से अलावा भी हम करंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यही उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने दो पैरेलल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स लिए थे, ठीक है, और उसमें उसने चेक किया था मैग्नेटिक फील्ड्स को। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो करंट है ना, करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात ये। ठीक है, अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है,
ये हमें पता है, लेकिन मूविंग चार्जेस की वजह से करंट पैदा होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन अब मूविंग चार्जेस के अलावा भी हम मैक्सवेल ने कहा कि करंट क्रिएट होता है। ठीक है, वो किस तरह होता है, चलें वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसने कहा अगर हम लूप को इनक्लोज कर लें एक प्लेट में, ठीक है, ठीक है, इफ़ द लूप इनक्लोजेज वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, अगर हम एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपके पास स्टेडी करंट है, यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास क्या स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं इनके दरमियान अगर कोई भी मैटर नहीं है चार्जेस को फ्लो होने के लिए, मतलब जो भी मैटर है उसमें चार्जेस होंगे। ठीक है, मैटर्स बना होता है पार्टिकल से और चार्जेस हमेशा पार्टिकल के पास होते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी यानी फ्री स्पेस है, तो फिर यहाँ पे उसने चेक किया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैग्नेटिक नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन की। सही है, अब मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन की, इसका मतलब क्या कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और हमने कहा कि जो करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो किस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हुई, सही है, कंडक्शन करंट की वजह से तो नहीं हुई ना, कंडक्शन करंट वो होगा जो चार्जेस के फ्लो की वजह से होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैटर ही नहीं है मौजूद इन दोनों कैपेसिटर्स के दरमियान। अगर मैटर ही मौजूद नहीं है तो फिर करंट कैसे क्रिएट हो गया। ठीक है, यही उसकी कंट्रीब्यूशन थी, उसने इस करंट को कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्रिएट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। Inside the capacitor there must be an induced magnetic field. अब मैक्सवेल ने कहा कि इन दोनों कैपेसिटर्स के दरमियान भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर देयर इज अ चेंजिंग ई। ठीक है, फिर उसने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स के दरमियान क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्या हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है। उसकी वजह से क्या हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करंट भी हमें मिलेगा। सही है, उसे उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया। सही, इनसाइड द कैपेसिटर देयर इज अ चेंजिंग ई। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो चेंज कर रही है। यहाँ पे अगर आप मान लें, यहाँ पे अगर बैटरी लगी हुई है और एसी करंट हम इसे दे रहे हैं, ठीक है, तो एसी करंट का आपको पता है पोलैरिटी चेंज होती है विद टाइम। ठीक है, पहले ये प्लेट पे अगर इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्जेस थे तो नेक्स्ट जो इंटरवल होगा उसमें इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस तरह अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो टाइम के साथ साथ ये पोलैरिटी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब है ये ई की वैल्यू चेंज हो रही है, ये ई की वैल्यू चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। तो वो जो वैल्यू उसने निकाली आई डी की, उसे उसने कह दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। सही है, अब डिस्प्लेसमेंट करंट को उसने किस तरह डिनोट किया कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डी ई डी फाई ई ओवर डी टी को उसने आई डी का नाम दे दिया, जिसे उसने कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। और म्यू नॉट यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक हो गया, तो ये कंट्रीब्यूशन थी मैक्सवेल की। देयरफॉर मैक्सवेल रिवाइज द एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ हमारे पास क्या बन गया जी, म्यू नॉट आई, ये तो हो गया हमारे पास कंडक्शन करंट की वैल्यू, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू आ गई। जो कंडक्शन करंट है वो तो चार्जेस की वजह से क्रिएट हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है
ये किसकी वजह से जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, चलें जी। अब जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन है वो हम दोबारा से एक दफ़ा इस स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं कि गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास होता है इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हमारे पास होता है इंटेग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन होता है हमारे पास इंटेग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी ओवर डी टी फाई बी। और एम्पियर्स लॉ जो कि एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है, यानी जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ है, वो क्या आ जाएगी? इन इंटेग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई विच इज़ द कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। चलें अब देखें मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम व्हेन नो चार्जेस एंड नो मैसेज। अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में ना तो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं ना हमारे पास मैसेज होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्योंकि जगह ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। इंटेग्रल बी डॉट डी ए पहले ज़ीरो के बराबर था, अब भी ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन है वो भी अनचेंज रहेगी हमारे पास। इन लाइन इंटेग्रल ऑफ ई गिव द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और जो फोर्थ इक्वेशन है ये देखें आप, ये फोर्थ इक्वेशन में अब सिमेट्री आ गई है। इंटेग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये जो कंडक्शन करंट था जो चार्जेस की वजह से था ये ज़ीरो हो गया इस वक्त, और जो हमारे पास रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया? डिस्प्लेसमेंट करंट के। इंटेग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। चलें इस स्लाइड में हमने क्या कर दिया, समराइज कर दिया मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम व्हेन देयर आर नो चार्जेस एंड नो मैसेज। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।